नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। चीन एक तानाशाह मुल्क है और जिसने कभी दुनिया की इस बात की परवाह नहीं की कि उसने कभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को न तो मान्यता दी, न अपने लोगों को इंसान कभी समझा, और जिस प्रकार से जानवरों और गुलामों जैसा व्यवहार वो अपने देश के नागरिकों के साथ अपने एजेंडे के लिए करता है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर स्तब्ध है। चीन कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी ताकत जमा कर ले, लेकिन दुनिया में चीन की कोई साख नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब चीन के बारे में बात करते हैं तो उसको एक रहस्य से लिपटा हुआ एक अलोकतांत्रिक तानाशाह मुल्क माना जाता है, जहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन होता है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आज मैं कुछ आपको बड़ी बातें बताऊंगा चीन के बारे में जो बहुत चिंताजनक हैं, और किसी व्यक्ति के बारे में समझना हो तो जो काम पुलिस करती है वो आप भी करिए कि उस व्यक्ति का इतिहास और अतीत पर नज़र डालिए कि उसका अतीत कैसा रहा है। जिसका अतीत दागदार रहा है उसका भविष्य बेहतर होगा, इस बात की संभावना दुनिया में बिरले ही मिलती है। आदमी अपने अतीत और वर्तमान से जाना जाता है। अगर चीन का आप इतिहास उठाकर देखें माओ का, तो आप ये पाएंगे कि वो एक बेहद साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मुल्क के तौर पर जाने जाते रहे। बर्बर, क्रूर, जालिम, धोखेबाज और घटिया किस्म की इनकी लीडरशिप रही है, और इसके तमाम उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। तिब्बतियों की गौरव गाथा हर कोई जानता है। नेपाल, तिब्बत, भारत, ये सब इस तरह के मुल्क हुआ करते थे। विशेष तिब्बत की मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर, जिसका शांति समृद्धि को लेकर दुनिया भर में तिब्बतियों का बहुत बड़ा योगदान है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था 1951 तक। लेकिन बहनों भाइयों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए कहते हैं, दरअसल ये चीन की सेना नहीं है। ये वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी अपनी मिलिट्री है। ये चीन के लिए नहीं लड़ती है, एक पार्टी विशेष के लिए लड़ती है। आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि ये चीनी सेना है। ये चीनी सेना नहीं है, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए नाम है इसका। ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी खड़ी हुई सेना है जो चीनियों को गुलाम बनाई हुई है। तो पहली चीज दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए, पीएलए चीन की आर्मी नहीं है, ये वहां के कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। 1951 में दुनिया भर को धता बताते हुए बलात् कब्जा कर लिया तिब्बत पर। दलाई लामा और उस वक्त के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी तरह से भागकर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत में शरण लेनी पड़ी थी और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब यह कहा गया कि तिब्बत को हम एक स्वायत्त शासी राज्य बनाएंगे, ऑटोनोमस रखेंगे। ये झांसा, ये झूठ, ये धोखा चीन की फितरत में है, उनके खून में है। तिब्बत कभी स्वायत्त शासी नहीं बन पाया। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। दुनिया ने उसका प्रतिकार नहीं किया। यह पहली भूल थी दुनिया की। दूसरा, मकाऊ उसने कब्जा कर लिया 1999 में, और उसके पहले 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, जो भारत का हिस्सा था, उसने बल प्रयोग करके उस वक्त हमें हराया और हमारे इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर लिया। हम लड़े, बहादुरी से लड़े, माओ के खिलाफ लड़े, पीएलए के खिलाफ भारत के बहादुर लड़े, सीमा पर अपना खून बहाया, लड़े, हम हारे, हमारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। यह बात 62 की है। तो 51 के बाद 62 के बाद आ जाइए आप 1997, हांगकांग को ब्रिटेन से जबरदस्ती ले लिया था चीन ने, दुनिया चुप रही। 1999 मकाऊ को पुर्तगालियों से जबरन छीन लिया और मकाऊ को अपना हिस्सा बनाया, दुनिया खामोश रही। 2018 साउथ चाइना सी के एक बड़े द्वीप पर कब्जा कर लिया और उसको अपना सामरिक ठिकाना बना लिया। अमेरिका विरोध करता रह गया, कोई मतलब नहीं, उस पर कब्जा कर लिया। अब आ जाइए 2020, अब उसकी नजर गलवान और लद्दाख पर है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। यह बताता है कि चीन की विस्तारवादी नीति जो 1951 से चली थी वो 2020 तक जारी है, और इसके एक साल पहले चलिए। घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति विशेष के लिए चीन ने अपना संविधान बदल दिया। वहां की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना संविधान बदल दिया। किसके लिए बदला? एक बेहद जालिम, खूंखार, दरिंदे, धोखेबाज, खूनी और एक ऐसे तानाशाह के लिए जिसका एम्बिशन बहुत बड़े है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। उसका नाम शी जिनपिंग है। यह कम्युनिस्ट पार्टी का वहां का जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव, और सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति चीन का।
अब ये व्यक्ति जब तक जीवित है, जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तब तक चीन का राष्ट्रपति रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये व्यक्ति जब तक जीवित है, ये चीन का राष्ट्रपति रहेगा, और यही व्यक्ति वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का हेड रहेगा, और पीएलए जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी आर्मी है, उसका भी चेयरमैन ये रहेगा। कारण क्या है कि एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। 2039 तक का चीन का एक प्लान है, सुपर पावर बनना, दुनिया पर कब्जा करना, और माओ का हमेशा से ये मानना रहा है कि जापान से लेकर मंगोलिया से लेकर लद्दाख तक वो पूरा माओ का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। एक और घटनाक्रम देखिए, आपको दूसरे चैनलों पर या अन्य जगहों पर ये बातें आपको शायद पढ़ने को नहीं मिलेंगी। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दो अलग देश हैं। उन दोनों देशों में ये व्यक्ति किसके साथ खड़ा हुआ है? उत्तर कोरिया के साथ। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया ने समृद्धि हासिल कर ली, ताकत हासिल कर ली। यह व्यक्ति उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लड़ाता है, झगड़ा कराता है उसमें। कारण क्या है? कब्जा ये दोनों पर करना चाहता है। इसकी बुरी नजर ताइवान पर भी है। आज तक WHO तो को मान्यता नहीं होने दी। ताइवान अकेला ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना वायरस में इस जलील आदमी के, इस घटिया आदमी को, जो जिसके ऊपर हजार लाखों लोगों की मौत का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट पे चलना चाहिए कोरोना वायरस फैलाने का, ताइवान ने इसको बेनकाब किया WHO के भीतर। लेकिन WHO की चीफ की नियुक्ति इसी दरिंदे ने कराई थी। तो अब ये किस हक के आधार पर ये शी जिनपिंग का विरोध कोई करेगा? दुनिया में तमाम मुल्क ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेटजिक और सामरिक हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर के मुल्क हों, अफ्रीकन कंट्रीज हों, मिडिल ईस्ट के देश हों, एशिया के देश हों, ईस्ट एशिया की कंट्रीज हों, या वो ऐसे व्यापारिक सामरिक ठिकाने, वहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। पैसे के दम पर, आर्थिक झांसे के दम पर, ताकत के दम पर। रूस को भूल जाइए, अब रूस अब अतीत का विषय हो चुका है। वो कमजोर और खोखला है। वो उसको अमेरिका से अपमान का बदला चाहिए, इसलिए वो चाइना के साथ खड़ा है। और आज चाइना आप देखिए ट्रेड वार कर रहा है किसके साथ? अमेरिका के साथ। भारत के साथ वो क्यों भिड़ रहा है? क्योंकि उसे लद्दाख का इलाका चाहिए, उसे गलवान चाहिए, उसे अरुणाचल भी चाहिए, उसे सिक्किम भी चाहिए। और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसकी मिलिट्री पावर कैसी है, और इस पूरे इलाके में वो बिग ब्रदर की भूमिका में अपने को इंपोज कर रहा है ताकि दुनिया को संदेश दे। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों, ये एक असामान्य घटनाक्रम है, और सदियों तक आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी कि अगर आज हमने प्रतिकार नहीं किया चीन का, तो ये चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। हम उस वक्त चुप रहे जब नेपाल के राजवंश का कत्लेआम कर दिया गया। 2001 की बात है। आपको याद होगा कि राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और उनके राजवंश के 9 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। भारत चुप रहा। नतीजा क्या हुआ? इस 19 सालों में किस तरह से कम्युनिस्ट शासन ने नेपाल को जकड़ लिया है कि जिस नेपाल से हमारा रोटी बेटी का वास्ता है, आज वो हमको आंखें दिखाता है, सीमा पर अपने जनरल को भेजता है, भारत की जमीन को अपनी जमीन बताता है, भारत पर तमाम तरीके के प्रतिबंध इंपोज कर रहा है। हम तब नहीं बोले थे, आज खामियाजा भुगत रहे हैं। हम अगर आज नहीं बोलेंगे, हमारी पीढ़ियां खामियाजा भुगतेंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। चीन को सबक सिखाने का ये वक्त आ गया है। इसके लिए भारत को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। भारत माता की 1 भी इंच जमीन पर अगर ड्रैगन ने हाथ डालने की कोशिश की, उसकी गर्दन मरोड़े जाने का यह सॉलिड वक्त है, और दुनिया को भारत की ताकत भी दिखाने का यही शायद वक्त है। साउथ एशिया से भारत को चीन की गर्दन मरोड़कर एक बड़ा संदेश देना पड़ेगा, और उसका ये अजेय रथ को रोकना पड़ेगा जो उसने तिब्बत लूटने के साथ शुरू किया था। अब ये सही वक्त है कि चीन को सबक सिखाया जाए। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट प्रारंभ करते हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंडर बताया ताकि डिबेट प्रारंभ होने से पहले आप ये समझ सकें कि दुनिया कैसी है, हालात कैसे हैं। वक्त मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी फॉरेन मामले के एक्सपर्ट हैं और तिब्बत पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बड़े सामाजिक शास्त्री भी हैं। जनरल राजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो बिहार रेजिमेंट में जिनका जीवन कटा है, और बिहार रेजिमेंट के साथ इन्होंने पूरा अपना जीवन काट दिया है, जिसने अपनी बड़ी शहादत देकर भारत की रक्षा की है। मेरे साथ कर्नल संजीव कुमार जी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। जनरल राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले 5-6 दिनों में मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर, भारत से लेकर, राइटर्स से लेकर तमाम एजेंसीज से मुझे सैटेलाइट पिक्चर्स मिल रही हैं।
इन सैटेलाइट पिक्चर्स में ये दिखाया जा रहा है कि गलवान घाटी के ज़्यादातर हिस्से में चीन ने बहुत हैवी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, गाड़ियां लेकर आए हैं, टैंक लेकर आए हैं, उन्होंने बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं, बंकर बना लिए हैं। और आपको ध्यान होगा पिछली डिबेट में भी हम लोगों ने जिक्र किया है, 22 जून की जो ताज़ी तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से आई हैं वो बताती हैं कि गलवान घाटी में उनकी प्रेजेंस क्या है। इन सैटेलाइट तस्वीरों पर आप कितना यकीन करते हैं? देखिए, जो चाइना है ये 1962 से गलवान में बैठा हुआ है। गलवान जो दरिया है कुछ चाइना में है, कुछ इंडिया में है। तो इसलिए जो उसका आप साजो सामान देख रहे हो, टेंट लगे हैं, गाड़ियां लगी हैं, डोजर खड़े हैं, वो सारे चाइना की गलवान साइड में, हमारी साइड में कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत जो विशेषज्ञ हैं जो गलवान को नहीं समझते हैं डिटेल में, तो जितना जो सामान चाइना का दिखा रहे हैं आप सैटेलाइट पिक्चर, ये चाइना की साइड में, हमारी साइड में कुछ नहीं है। हमारी अपनी साइड में हमारा सामान है, चाइना की साइड में चाइना का सामान है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जितना चाइना ने सामान रखा है उतना ही हमने रखा है। चाइना अपने टैंक लेके आया, हमने अपने टैंक लेके रखे हैं। चाइना हैवी गाड़ियां लेके आ रहा, हमने गाड़ियां लेके रखी हैं। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जितना चीन का जमावड़ा है उससे ज्यादा हमारा जमावड़ा है। अभी देखें उस दिन गलवान में चीन की कितनी बुरी हालत हुई है। अभी डेप्सांग में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वहां भी यही हालत होगी जी। इस तरह की बड़ी पिक्चर देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जी, चाइना की थू थू हो रही है। जो चाइना अपनी शेखी दिखाने आया था उसकी बेइज्जती हो रही है। अगर आपको याद होगा 1989 के आसपास में चाइना वियतनाम में गया था ये कह के कि हम वियतनाम को सबक सिखाने वाले हैं। जी, जनरल राजेंद्र सिंह जी, मेरे दो सवाल खा के आया। जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उनको हम एक सर्टेन डिस्टेंस से देखते हैं। वो 100 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से भी देखते हैं। वो तो फोटोग्राफ से लिए जाने और उसके विश्लेषण पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्राउंड पे जो सैनिक लड़ रहा होता है उसके तो जो सामने दिख रहा होता है वो, और जितना वो दूरबीन से देख सकता है वो। मुझे पूरा यकीन है कि डीजीएमए हो या कमांड सेंटर हो या नॉर्दर्न कमांड हो या फिर वो पर्टिकुलर स्क्वाड्रन हो, उसके पास इस तरह की सैटेलाइट पिक्चर्स इसरो से जरूर जाती होंगी। उनका अध्ययन होता है या नहीं होता है? आप तो जनरल रहे हैं, आप इसको बेहतर बता पाएंगे। जी, उनका अध्ययन होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं सैटेलाइट को इमेज को पढ़ने के लिए, ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं सर्वे वाले, उनको एक एक चीज जाके और एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको सैटेलाइट पिक्चर के ऊपर बिठाना होता है। तो अगर 10 मीटर 20 मीटर आप इधर उधर कर लो, वैसे भी जो सैटेलाइट है इसकी जो इमेजरी है, किसी की 10 मीटर है, किसी की 20 मीटर है, और फिर जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं जिनको आइडिया नहीं है एलजेसी का, वो उसी लाइन को उस सैटेलाइट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर के ऊपर में। और ये कहना कि ये तंबू या ये जो टेंट लगा है या फोर्टिफिकेशन बनी है ये चाइना में है या इंडिया में है, इतना आसान नहीं है। तो आप ये, पर मेरा क्या मानना है ना कि एलएसी जो डिफाइन की गई है उसके पॉइंट पे ही आप जाके नहीं बैठ जाएंगे ना। एक नोमेंस लैंड भी होती है। अगर चीन एलएसी पर आके इस तरह से अगर बैठा है तो भी ये चिंता की बात है। देखिए, जो एलएसी है उसके दोनों तरफ एक चीज होती है, उसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। तो समझौता होता है कि ना चीन कोई हरकत करेगा ना हम उसमें हरकत करेंगे। तो जैसे पिछली बारी चीन ने एक फोर्टिफिकेशन बनाई हमारे इलाके में आके जी, उसको हमने तोड़ दिया। और चीन ये कह रहा कि भारत ने हमारे ऊपर हमला करा है, हमारे देश के अंदर आए हैं। तो जो फोर्टिफिकेशन बनाई थी उन्होंने एक जी, वो शायद एलसी के ऊपर थी, हमने जाके तोड़ दी। क्योंकि जो हमारे आज रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने दोबारा से बना लिया। 2 किलोमीटर ना अभी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने दोबारा से बना लिया है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। ऑल राइट सर, मेरे साथ मैं इसीलिए बता रहा हूँ अमित पुरी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। भाई अमित पुरी जी, कि जिस तरह से बातचीत के टेबल पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चीन जो है वो टाइम बाय कर रहा है।
अब बातचीत की टेबल पर उसको समय भी आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि एलएसी के आसपास फोर्टिफिकेशन यानी मोर्चेबंदी बहुत तगड़ी कर रहा है, और जो रिपोर्ट्स हैं 30 से 40% वो पीएलए के जवान वहां पर बढ़ा भी चुका है। एक तरफ बात भी कर रहा है, दूसरी तरफ जवान भी बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब है? आप इसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक, देखिए, चीन के इंटेंशंस को या चाइना के इंटेंशंस को समझने के लिए दो बड़ी बातें हैं। एक, वो टैक्टिकल पोस्चरिंग करता है, दूसरा स्ट्रेटेजिकल पोस्टरिंग करता है। आज की तारीख में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना के साथ खुलेआम खड़ा हो। ये तो एक इंटरनेशनल लेवल की सिचुएशन है। जहां तक चाइना के कैरेक्टर का सवाल है, आपने जितना डिफाइन किया, लास्ट डिबेट में भी एक बार हम और राजेंद्र सिंह जी आप सब एक साथ ही थे, मैंने तब भी कहा था कि ये एक पार्टी की सेना है और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी बहुत ही जिम्मेदारी की तरीके से व्यवहार कर रही है। और उस दिन जो हमने कहा था, मैं आ रहा हूं, दो तीन सेंटेंसेस हो सकता है आपको लगे कि सीधे उत्तर से संदर्भित नहीं है, लेकिन संदर्भित है। उस दिन में मैंने कहा था कि करीब 42 सैनिक चाइना के मारे गए। अल्टीमेटली उनको कंसीड करना पड़ा, थोड़ा फिगर को स्केल डाउन करके, कि हां, कैजुअलिटीज चाइना के साइड में हुई है। एक भूमाफिया टाइप का कैरेक्टर है ये विस्तारवाद नहीं है। विस्तारवाद राष्ट्रों का एक अलग अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर उसका संदर्भ है। ये भूमाफिया कहकर आप इसको हल्का करने की कोशिश कर। जी नहीं, जी नहीं, भूमाफिया ना, ये एक नहीं, आप ये मत समझिए कि कोई गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम का प्लाट कब्जा करने आ गए हैं। ये कोई प्लाट कब्जा करने का विषय नहीं है। यहाँ पे पूरा देश खत्म कर रहे हैं। भाई साहब, मैं तिब्बत की बात कर रहा हूँ, भाई साहब मैं हांगकांग की बात कर रहा हूँ, भाई साहब मैं मकाऊ की बात कर रहा हूँ, भाई साहब ताइवान में वो क्या कर रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, भाई साहब उसने अरुणाचल में क्या किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भाई साहब अक्साई चीन में उसने क्या किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और फैक्ट एंड एविडेंस, ये कोई हवा में डिबेट नहीं है। ये सारे एक्ट्स बताते हैं कि एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका के रूप में चाइना काम नहीं कर रहा। जैसे लोकलाइज्ड भूमाफिया एक्ट करते हैं उसी तरह कर रहा है। और उसके बाद तो हर चीज प्लाटिंग ही नजर आती है। उसके बाद भी इतना गंभीर मुद्दा है और इनको उसमें भूमाफिया दिखता है। डोकलाम से लेकर के गलवान तक चीन को पीछे हटना पड़ा। आज इंटरनेशनल मेरा सवाल आपसे यह है कि आप टाइम क्यों दे रहे हैं पीएलए को? पीएलए को बात क्यों कर रहे हैं? या तो लीडरशिप बात करे, सेना क्यों बात कर रही है? देखिए, आप टाइम बाई कर रहा है वो आप समझ नहीं रहे हैं। वो बदमाशियां कर रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। वो छाती तक आकर चढ़ के बैठ गया आप समझ नहीं रहे हैं। उसका फौज वहीं पर जवाब दे रही है, उसका वार्ता से कोई लेना देना नहीं। मिलिट्री की बात क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूं कि एमईए क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। आप ये क्यों इंपोज करते हो कि जनरल टू जनरल बात हो? वाई? आपने कह लिया, टाइम बाई कर रहा है। आपने कह लिया, यस। अब मैं कहता हूं, अगर चाइना को जहां कहीं भी उसकी विस्तारवादी और भूमाफिया नीति में यह लगता है कि उसकी पावर बैरल ऑफ द गन के अंदर है, तो इंडियन आर्टिलरी और इंडियन फोर्सेस की जज्बे जो है उसको बराबर का जवाब दे रहे हैं, दिया है और देंगे। यह मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं। डिप्लोमेटिकली आप जहां हमसे बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि दोगलापन है, लेकिन उसके बावजूद आप मानेंगे, मेरे प्रिय मित्र, मैंने उदाहरण दिए करके इस बात के लिए दिए और गलवान घाटी तक चीन चरित्र को बताने के लिए है। इस दोगलेपन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, ओके पुरी साहब, मैं चाहता हूं कि डिबेट सिस्टमैटिक चले। आप सब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, चाइना छाती पर आके बैठ गया, सैटेलाइट इमेजेस सामने हैं, सैटेलाइट इमेजेस झूठ बताई जा रही हैं, घटनाक्रम झूठ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है साहब ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आपने सुना। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय एक नया स्टेटमेंट लेके आए हैं कि चाइना इज ए भूमाफिया। हाँ, ये कांग्रेस से जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड, प्लीज हैव पेशेंस, राजीव गांधी हैव पेशेंस ना। वो कैसे लेते? व्हाट्स रॉन्ग? यस आचार्य जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, पूरा देश उस शहादत के बाद गुस्से में है। दूसरी बात यह भी दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हमारी सरकारों को एक्ट करना चाहिए वो हमारी सरकारों ने एक्ट नहीं किया। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल तू मैं करने के लिए आज नहीं बैठा हूँ। ये देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है। 1962 में चीन ने धोखा दिया, 65-67 में चीन ने धोखा दिया, उसके बाद डोकलाम के टाइम धोखा दिया,
क्या ये हमारी सरकारें नहीं जानती थी कि चीन बदमाश है? क्या हमारी सरकार या हमारे डिप्लोमेट नहीं जानते थे कि चीन धोखेबाज है? लेकिन हमारी कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सब सरकारों ने चीन से दोस्ती रखी और चीन का धोखा खाते रहे। मैं आपको बधाई दे रहा हूं आज, जिस तरह से आपने चीन के राष्ट्रपति हत्यारा, धोखेबाज, दगाबाज, खून पे पासू बताया है, आप सलाम करता हूं मैं आपके जज्बे को, प्रणाम करता हूं मैं आपको। पब्लिक के सामने, सारे देश की जनता के सामने ये कलेजा आपने दिखाया है ब्रजेश जी। भारत के किसी चैनल ने शी जिनपिंग को हत्यारा नहीं कहा। ही इज ए मर्डरर। लाखों लोगों को मारने का इल्जाम है उस व्यक्ति पे। आपने कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कलेजा आपका है। मैं उस मां को प्रणाम करता हूं जिसकी कोख से आप जैसा बहादुर पत्रकार ने जन्म लिया। अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, शी जिनपिंग और चीन जिस तरह से हमारे साथ पेश आया है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार थर्ड फ्रंट की रही हो और चाहे सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, लेकिन सबने धोखा खाया है। और ये पहली सरकारें धोखा खा रही थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि उनके रहते हुए हमारे 20 जवान शहीद होंगे, और फिर ये भी अपेक्षा नहीं थी कि जवानों की शहादत के बाद जिस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए वो नहीं दिया जाएगा। और ये भी अपेक्षा नहीं थी कि शी जिनपिंग उनके मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। 20 जवानों की शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सीधा शी जिनपिंग को फोन करके क्यों नहीं कहा कि ये हरकत क्या हो रही है? एक तरफ कहा जाता है कि हमारे भूमि पर कब्जा नहीं हुआ, हमारी भूमि पे नहीं घुसे, दूसरी तरफ कहा जाता है शाम को कि हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार कहा जाता है कि वो अंदर नहीं आए, फिर कहा जाता है वो वापस जाएंगे, तीसरा स्टेटमेंट आता है कि बातचीत बहुत सकारात्मक चल रही है, उन्हें वापस जाना होगा। तो हो क्या रहा है इसमें? सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल राष्ट्र का है, सवाल इन 20 जवानों की शहादत का है। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता से लड़ना नहीं चाहता, मैं आज उनसे ये कहना चाहता हूं कि देश सबका है, ये देश सुरक्षित रहेगा तब सियासत बचेगी। और विजय मिश्रा जी, ये जितने भारत के नेशनल चैनल बने घूम रहे हैं, ये सब चीन की चमचागिरी कर रहे हैं। पाकिस्तान से जब आतंकवादी आता है, मैं छाती ठोक के आपसे वादा करता हूं कि चीन का एक विज्ञापन चाइनीज प्रोडक्ट का भारत समाचार नहीं दिखाएगा। हम आपके सामने हाथ फैला लेंगे, अमित पुरी के सामने हाथ फैला लेंगे, चीन का एक विज्ञापन नहीं चलाएंगे। दुश्मन देश नॉट अलाउड, नहीं चलाएंगे। आज पूरा देश चाहता है कि चीन से संबंध विच्छेद हो, चीन के सामानों का बहिष्कार हो, 2008 पुरी जी प्लीज, नो पुरी जी प्लीज, अपनी बारी में। चीन के सामानों का बहिष्कार हो, ऑल राइट, चीन के सामानों का की होली जलाई जाए। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, देश की जनता जब ये चाहती है तो चीन से इंपोर्ट बंद किया जाए, इंपोर्ट बंद किया जाए, फैसला लिया जाए, तो चीन का सामान भारत में आएगा ही नहीं, तो क्यों हम जलाएंगे? करेक्ट बात। आई डू एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू। और मैं चाहता हूं कि पीएलए को कोई पहली बार जवाब मिलना चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी की सेना को जवाब मिलना चाहिए। दे आर क्रिमिनल्स, दे आर मर्डरर्स। 100% ऑल राइट, रुद्र प्रताप दुबे और कर्नल संजीव कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कर्नल संजीव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पेशेंसली आपने सबकी बात सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो एक गंभीर चिंता प्रकट करती हैं। आपका आकलन है कि इस तरह की इमेजेस के आधार पर हमें क्या अवधारणा बनानी चाहिए, चीन कहां तक आ गया है? देखिए, फोटोग्राफ कभी झूठ नहीं बोलती, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो आप अगर 1 महीने पहले की फोटोग्राफ्स देखें और अभी की फोटोग्राफ्स मैच करें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि चाइना का बिल्डअप हुआ है कि नहीं हुआ है। और वेरी क्लियरली फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि चाइना ने बिल्डअप किया है। वहां पे टेंट्स बड़े हैं, वहां पे उनकी व्हीकल्स बड़ी हैं, वहां पे ट्रुप कंसंट्रेशन बड़ी है, वहां उनकी डोजर्स और इस टाइप की इक्विपमेंट भी देखा गया है और टैंक्स भी देखे गए। तो ये तो कोई मतलब नहीं है ना कि चाइना ये सामान सिर्फ वहां पे सैर सपाटे के लिए लेके आया हुआ है, किसी मतलब से ही आया हुआ होगा। और अगर आप देखेंगे गलवान घाटी के अंदर क्यों घुसा है चाइना,
चाइना इसलिए घुसा है क्योंकि गलवान घाटी के अंदर हमने जो रोड बनाई है, इससे उसको स्ट्रैटेजिकली बहुत डर लग गया है, क्योंकि आज की तारीख में हम वापस अपना अक्साई चेन के अंदर यहां पे बिल्डअप करके ऑपरेशंस डेवलप कर सकते हैं। अगर ये इस रोड और एक्सेस को काट देता है तो सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको वो ईस्ट कर्नल से साहब, मैं कट ये कर समझ सकता नहीं है। पा रहा हूं कि अगर चीन इतना आके नजदीक बैठ गया है, हर कोई ये क्यों बताने में ये लगा है कि नहीं साहब ये नहीं आए हैं, ये अपनी सीमा के भीतर ही हैं, ये बिल्कुल नहीं आए हैं, जबकि 1 महीने की सैटेलाइट इमेजेस जो हमने कंपेयर की, राइटर्स ने आज जारी की हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि चीन क्या कर रहा है। देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन 1962 के घोष से अभी भी डरती है। उनको अभी तक यह विश्वास नहीं है कि इंडियन आर्मी 62 की आर्मी नहीं रही। 2020 के अंदर जो इंडियन आर्मी है वो दुनिया के किसी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। I और do ये agree उसने with प्रूव you. कर दिया 15 जून I को। do agree with you. Go ahead. इसलिए अगर हम डर के बैठे रहेंगे और हम कहेंगे कि जी वहां पे भालू नहीं आया, तो भालू किस दिन निकल आएगा वहां से। भालू आ गया है, बैठा है, वो तो इमेजेस में साफ दिख रहा है। अब तो टाइम टू रिस्पॉन्ड ना, अब तो वक्त है जवाब देने का। देखिए, जवाब हमारे को बड़ा मेजर्ड, और ये हम लड़ाई नहीं चाहते। इंडिया कभी भी लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि लड़ाई के अंदर नुकसान सबका होता है। कर्नल साहब, जिस तरह की हमारे को फोर्टिफिकेशन उसने की very है, clearly बैठ जितना के बड़ा इनसे जमावड़ा उसने बात किया करनी। हुआ है, जिस तरह का हैवी स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री का उसने किया है, जैसे बैकअप्स उसने 20-30 किलोमीटर के रेडियस पे मिलिट्री के तैयार किए हैं, आपको अपनी जमीन वापस लेनी है तो लिमिटेड वार ही विकल्प होगा। आज नहीं, 1 महीने बाद आप देख लेना। देखिए, वॉर के लिए तो हमेशा आर्मी तैयार रहती है, और इंडियन आर्मी ने भी अगर जितना चाइना ने डिप्लॉयमेंट की है, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, उतनी ही इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। और वहां इन हाइट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर चाइना अटैकिंग मोड में रहेगा तो उसको बहुत नुकसान एक्चुअली झेलना देखिए, पड़ेगा, सारा क्योंकि खेल तो हाइट्स का है ना, जो हाइट्स पे बैठा होगा वही जीतेगा। देखिए, हम लोग अगर कैप्चर हम करने के लिए डिनाइल तो मोड नहीं जा में रहे हैं होते वहां तो पे। आज करगिल हमारे हाथ में नहीं होता। हम डिनाइल मोड में होते तो टाइगर हिल हमारे पास नहीं होता। हम लड़े ना, लड़के जीत लिए, अपना वापस लिए। तो यही मैं कह रहा हूं, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव मोड के अंदर रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो चाइना के साथ डिफेंसिव मोड में ही रहता है। ऑल राइट सर, मेरे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी भी मौजूद हैं, जाने माने फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये तिब्बत लीडरशिप के साथ बड़े क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये बताएंगे कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। रुद्र प्रताप जी, थैंक यू सो मच, और आपने बड़ा पेशेंसली वेट किया, इसके लिए अलग से शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि तिब्बत पर किस प्रकार के तिब्बतियों पर अत्याचार हो रहे हैं चीनियों द्वारा। जो कहा गया था कि एक ऑटोनोमस रीजन का हम आपको दर्जा देंगे, आज वो गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। उनकी लीडरशिप क्या कर रही है, निर्वासित सरकार क्या कर रही है, और चीन को लेकर उनकी अपनी धारणा क्या है। ब्रजेश जी, निर्मल वर्मा साहित्यकार रहे हैं, कोई विदेशी मामलों के जानकार नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बत के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, तिब्बत हमारी सदी का आखिरी उपनिवेश है। हम सभ्यता के चरम पे पहुंच गए, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने एक देश को आर्थिक रूप से लुटते हुए देख रहे हैं, उसको सभ्यता से दूर होते जाते देख रहे हैं, उसके नागरिकों को प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम मुंह दूसरी तरफ मोड़े ले रहे हैं। ब्रजेश जी, 1947 को दिल्ली में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें तिब्बत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जैसे हमने चाइना को एक देश के रूप में मान्यता दी, अगर हम इसी वक्त तिब्बत को भी एक देश के रूप में मान्यता दे दें तो आने वाले समय में कोई भी विवाद भारत और चीन का बॉर्डर का विवाद नहीं होगा, बल्कि तिब्बत और चीन के बॉर्डर का विवाद होगा। बात नहीं मानी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तिब्बत को चीन नुकसान पहुंचा रहा है, हमें अभी से सोचना पड़ेगा। बात नहीं ध्यान दी गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो संसद में खड़े होकर कहा कि कौन ऐसी कौम होगी जो अपने सबसे बड़े भगवान को दूसरे देश में बैठाएगी, शिव और पार्वती को। नहीं ध्यान दिया गया। तिब्बत हमेशा मार खाता रहा। तिब्बत की तरफ आप ल्हासा जो जगह है, और जो वो जगह जहाँ से परंपरागत बौद्ध धर्म को
माना जाता है कि उसने शुरुआत की, उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 1000 बौद्ध मठ में इतने सिर्फ 49 बचे हुए हैं ब्रजेश जी। सारी सांस्कृतिक धरोहर खत्म पूरी कर दी गई। सांस्कृतिक धरोहर खत्म कर सारा दी गई। बौद्ध विहार नष्ट कर दिया गया। BRI करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सेम वही तिब्बत में आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तिब्बत को कब्जा किया। बॉर्डर के करीब पे उसने सड़क बनाना शुरू किया। तिब्बतियों को लगा कि चीन उनको कुछ नया चीज देने वाला है, और वो कब उस सड़क पे टैंकर आके खड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जस्ट यही नेपाल में हो रहा। चूंकि मैं साइबर वर्ल्ड में भी थोड़ा सा दिलचस्पी रखता हूं विजय जी, तो मैंने जब ये जानने की कोशिश की कि चाइना एक बेहद कंजर्वेटिव मुल्क है इंटरनेट के हिसाब से, वो अपने यहाँ गूगल को नहीं आने देता, फेसबुक को नहीं आने देता, क्रोम को नहीं आने देता, उसका अपना अलग ही उसका सर्च इंजन है, उसका अलग ही अपना मौजिला फायरफॉक्स है, लेकिन वो एप्स लगातार बनाता है। वो आपको अपने घर नहीं आने देता, लेकिन वो एप्स को बाजार में ले जाके आपके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये मालूम था कि साइबर वर्ल्ड में चाइना एक पहले से साइबर का जब भी कोई वार होगा उसमें वो पहल लेने के लिए कर रहा। इसी बात को सोच के जब 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया कि क्या ये जमीन पे भी ऐसा हो रहा है, मैं नेपाल गया, नेपाल के सांसदों से बात किया, तिब्बत के वहाँ के राष्ट्रपति जो उनका प्रशासनिक प्रमुख है वहाँ से बात किया, तो नेपाल और तिब्बत का सेम चल रहा था विजय जी। नेपाल में बगडेर नदी है जिसका पूरा नाम बगडेर कोला नदी है, और कर्नाली नदी है। दोनों नदियों की दिशा मोड़ दी थी चाइना ने, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पहले आपको कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, उसके बाद वो ऐसा बनावटी आपको पेश करते हैं जैसे लगता है कि वो आपके पूरे मुल्क को बदल देंगे और धीरे धीरे आप कब्जा कर लेते हैं। बड़ी बात यहाँ पे है, अभी कोई संभावना आप देखते हैं कि तिब्बत को के लिए कुछ स्वतंत्रता या स्वाधीनता के लिए कुछ पहल हो सकती है? सबसे बड़ी तिब्बतियों की निर्वासित सरकार की कोई प्रभावी भूमिका हो सकती है? सबसे बड़ी पहल भारत की तरफ से हो सकती है, चूंकि दलाई लामा को आपने जगह दे रखी है, आपने वहां की सरकार को यहाँ पे कांगड़ा से चलाने की जगह दे रखी है। 10 मार्च को आप जो वो लोग मनाते हैं हम कि उनको एक उनका आधिकारिक राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं घोषित करना चाहते? हमको करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जब हम इतना रुपया खर्च और कर रहे दलाई हैं, लामा को तो हम काफी लंबे समय तक वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी देते हैं, लेकिन समय के साथ मैं देख रहा हूँ कि वो प्रोटोकॉल नीचे आता चला गया है, नीचे आता जा रहा है, बातचीत होनी कम हो गई है, दलाई लामा के इंटरव्यूज आने कम हो गए हैं, उन पे बड़े मैगजीन ने लिखना भी बंद कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे एक जरूरी चीज है, हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तिब्बतियों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, लेकिन उसके बावजूद हम उनको वापस भेजने की कहीं से भी जिद करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ना अंतर्राष्ट्रीय पहल पे कर रहे हैं, ना राष्ट्रीय पहल पे भी अब क्या ऐसे ये सही सेमिनार वक्त होते है हैं। कि हमको कूटनीतिक फ्रंट पर तिब्बत के मुद्दे को ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष रखना? मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे चेहरे को आगे कर सकते हैं जिसका चेहरा छिन्न भिन्न है चीन के वार से, और वो चेहरा हमारे पास शरणागत रूप में आया है, वो हमसे मदद चाहता है और हम उसको मदद दे रहे हैं, तो हमें तिब्बत को आगे करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इनपुट्स। बीरेन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। भाई बीरेन जी, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, फिर भी अमित पुरी कह रहे हैं कि नहीं अभी कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, ये तो हमेशा से सही सूचनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। 15 तारीख को ये मामला हुआ और 18 तारीख को लोगों को पता चला कि हमारे देश के कुछ सैनिक भी बंधक हैं जिन्हें छोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, चाइना के कितने लोगों को हमने बंधक बनाया और कब छोड़ा, उनका एक कर्नल, ये भी बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिल पाई। हो सकता है कि सरकार के पास अपनी कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां हो, कुछ संधियां हो, जिनके नाते वो ऐसा ना करते हों। लेकिन 2014 से पहले जो लोग ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तान की ओर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख फोड़ देंगे, घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई और घुसकर मार दे रहा है तो सवाल लाजमी है और लोग पूछेंगे, जवाब देना चाहिए। क्योंकि नेतृत्व जब ईमानदार होता है तो वो बेबाकी से और बिना कुछ छुपाए सबके सामने चीजें रखता है। मोदी सरकार में चीन से कारोबार लगातार बढ़ रहा है, ये बात हर आदमी जानता है। बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि देश का हर चौथा प्रोडक्ट चाइनीज है, ये आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ऐसा क्यों है? जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कपड़ा उतारकर प्रदर्शन करते हैं कि देश के सैनिक मर गए अर्धनग्न होकर। जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप उस पर बात नहीं करते, बहुत पूछने पर सवाल तब सरकार का बयान आता है। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है ब्रजेश जी कि जो लोग ये कहते थे भारत देश को सोने की चिड़िया है,
सत्ता में आए तो कहने लगे कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, और जब चाइना और कोरोना आ गया तब कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि आखिर क्या करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई साहब, बिहार रेजिमेंट को आत्मनिर्भर कर दो और ये चूजों को वो सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। मेरा तो ऐसा विश्वास है अपने बिहार की महान रेजिमेंट पे। ब्रजेश जी, चाइना लगातार जमावड़ा कर रहा है। जिनका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया उनके हाथ मुक्त कर दीजिए, उन्हें आत्मनिर्भर बना दीजिए। खून की नदियां बहेंगी उधर। भाई 76 आदमी घायल हुए, ये बात तो हमने आपने सबने जानी है, लेकिन उनके कितना हताहत हुए, कितने मारे गए, इस पे कोई बात ही नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि हम जिस चाइना से बहुत दोस्ती और वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं वो बेईमानी साबित होती है। वो हमारे साथ छल करता जा रहा है, फिर वहां पर सहजो सामान सैनिक इकट्ठा कर रहा है। हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल से दोस्ती करें और आप उससे अच्छे की अपेक्षा करें तो फिर मतलब मुझे आपकी समझ पर फिर एक बार चिंतन करना पड़ेगा। देखिए, वफादारी की उम्मीद सिर्फ कुत्ते से की जा सकती है, चाइनीज से करना मुश्किल है, क्योंकि इनके जितने पड़ोसी हैं इन्होंने सबकी जमीन कब्जा की है। ये कोई भारत के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये 6-7 और मुल्कों की जमीन कब्जा किए हुए हैं और ये सबको नीचा दिखाना चाहते हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती चाइना को खटकती है, पाकिस्तान अलग परेशान करता है, नेपाल नक्शा अलग बना रहा है, और हम पीओके का मौसम का हाल बता रहे हैं, बाल्टिस्तान से रेडियो समाचार सुना रहे हैं। अब अगर इस्लामाबाद की खबरें दिखा रहे हैं, ये खुश इमरान रहने- खान को कोरोना हो गया, उनकी बीवी कहाँ चली गई, इस पर हमारा ध्यान ज्यादा है। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल को खुश रखने के लिए। अब पता नहीं इतनी खबरें आचार्य जी क्यों देखना चाहते हैं पाकिस्तान की, आई डोंट नो ऐसा क्या इनका है कि- इंटरेस्ट है। ऐसा है ब्रजेश जी कि हम लोग तो अपने सैनिकों के सम्मान में हमारे देश के नौजवान उबल पड़ते हैं, हम लोग जान देने में पीछे नहीं है हमारे देश का सैनिक, लेकिन जो दोस्ती करके घात करता है ऐसे लोगों से सावधान रहना आऊंगा है। आचार्य जी, थोड़ा वेट कर लें जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि चील कौओं से बच गए तो वो किराए पर सयाद रखेंगे और तोड़ेंगे मंसूबे जितनी दफा वो फिर नई बुनियाद रखेंगे। जी। और किसी को पाक से प्यार है, किसी को चीन की चाहत, और हिंदुस्तान वाले हैं ये कारनामे भूल जाएंगे, बहाने याद रखेंगे। जी, लेकिन कंक्लूड करें वीरेन जी। आप सैनिकों के लिए सम्मान में डिबेट कराते हैं, हमारे सबका सत्ता पक्ष विपक्ष सब स्वर मिलाते हैं, सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े होते हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना सब सरकार की जवाबदेही भी है और अधिकार है जनता का, क्योंकि ये देश की सेना का अपमान नहीं, ये देश की सरकार के प्रति जिम्मेदारी तय करने की बात है, और जिम्मेदारी जो सत्ता में है उसकी बनती है कि वो जवाब दे। अब पुरी साहब बैठे, इनकी पार्टी है, 6 साल से इनकी सरकार है, चाइना से व्यापार का बहिष्कार जनता करे, इनकी पार्टी सपोर्ट करे। जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में सुनते थे, पोस्टर लगता था छोटे छोटे, स्वदेशी जागरण मंच, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं ना पोस्टर दिखे ना कोई चीन के बहिष्कार दिखे। आएगा 2022 में यूपी चुनाव के पहले आएगा। स्वदेशी जागरण मंच का नाम हम लोग बचपन में सुने ब्रजेश जी, तब बड़ा गर्व होता था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई का लाल है, तमाम ऐसे लोग हैं जो चीनी सामानों का बहिष्कार करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये सब ब्रेन वॉश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मौके पर आते हैं और फिर कहाँ निकल जाते हैं किसी को नहीं पता। देखिए, भारत समाचार आज देश के वीर सपूतों ने जो अपने प्राणों की बलिदान दिया जी, है, जी, जी। उनके सम्मान उनको नमन करता है और उनके सम्मान में 4 लाइन कहेगा कि कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की बाती पर, और दुश्मन नंगा नाच रहा है भारत माँ की छाती पर, और दिल्ली वाले इन हमलों पर 2 आंसू रो देते हैं, और कुत्ते 5 मारने में हम अपने 17 शेर खो देते हैं। वाह वीरेन जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बिल्कुल ठीक बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल राजेंद्र सिंह जी, बिहार रेजिमेंट को मैं भारत के मिलिट्री की महानतम रेजिमेंट्स में से एक मानता हूं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने एक कमांडिंग ऑफिसर और जवानों को खोया है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब सीमा पर ऐसे हालात हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चलती ही चली जा रही है, 12-12 घंटे आप बैठकर सिर्फ बातचीत कर रहे हैं,
और इस बातचीत में चाइना लगातार टाइम बाई कर रहा है और आप देख रहे हैं कि टाइम बाई कर रहा है। पीछे से आप ये भी देख रहे हैं कि मिलिट्री कंपोजिशन वो बढ़ाता जा रहा है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाता जा रहा है। सैटेलाइटरी इमेजेस ये स्पष्ट करती हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कर्नल साहब की बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। ऐसे में हमें अपनी तो तैयारी करनी चाहिए ना। हम कब करेंगे? हमारे एक रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है सर, कोई मामूली बात नहीं है। खून खोलना चाहिए सर ऐसे में। ब्रजेश जी, ऐसा है कि एक जवान को जब 16,000 फीट के ऊपर लड़ाई में लड़ना पड़ता है, उसको रास्ते में 15 दिन रुकना पड़ता है ताकि उसका शरीर वो आदी हो जाए। आपको शायद पता होगा कि इस समय भारत ने टैंक और लगभग 45,000 आदमी वहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। टैंक हवाई जहाज से जा रहे हैं, सड़कों से जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी चुप बैठी हुई है। वो जो टाइम हम गेन कर रहे हैं हमें फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जवान जो यहाँ प्लेन से जाता है वहाँ नहीं लड़ सकता है। जब आप 9,000 क्रॉस करते हो तो आपको 7-8 दिन रुकना पड़ता है। तो आपका हार्ट और फेफड़े क्या तैयार होते हैं 12,000 के ऊपर लड़ने के लिए। वहाँ फिर रुकना पड़ता है 5-6 दिन के लिए, ताकि आप 16-17,000 पे लड़ पाओ। तो हम इंडियन आर्मी चुप नहीं बैठी है, हम तैयारी कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारी सेना जो कि जमावड़ा हो रखा है चाइना से कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है पंगा लेने की। सर हिम्मत वो कहाँ है? छुट-पुट कर हिम्मत रहा है और कितनी उसको पता पड़वाओगे कि सर? हमें मार वो पड़ेगी। किस तरह से तो आप मोर्चेबंदी ये करके चिंता सब मत बैठा करें। हुआ है। क्या चीज? आप किसकी उसकी हिम्मत का कितना टेस्ट करेंगे आप सर? कहीं नहीं और बैठा, जितना कहीं टाइम भाई नहीं आप बैठा कर रहे हैं है। उतना टाइम आप उसको भी मिल रहा है, चिंता मत करो, वो कहीं भी नहीं अपनी बैठा। तैयारी कर रहा है। देखो हमें भी चाहिए ना, हमारे जवान जो पीस से जा रहे हैं और हम अपनी हाइट्स पे बैठे हैं। चीन की हिम्मत नहीं है हमें हटा सके। देखो अपनी बोफर्स पहुंच, सर मेरा हमारी दूसरा बॉफर्स अभी दूसरा गई हैं। सिंसियर जो अमेरिका के हथियार हैं वो अभी मेरा गए एक हैं। सबमिशन है सर, बातचीत मिलिट्री तो नहीं इसलिए- करती इसलिए सर। आप- मिलिट्री का काम जी। होता है लड़ना सर, देश की सीमाओं की रक्षा करना, एकता अखंडता को अक्षुण्य रखना। मिलिट्री लीडरशिप से बात नहीं कराई जाती सर। आप फाइटर हो नहीं, सर, ऐसा नहीं आप वॉरियर हो। नहीं ऐसा आप नहीं बातचीत में क्यों इंगेज हो रहे हो? बातचीत करने के लिए एमईए नहीं, क्या नहीं, कर रही है? नहीं, ऐसा- डिफेंस ऐसा- मिनिस्ट्री ऐसा- क्या कर रही ऐसा है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व हो, देखिए, ऐसा नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंगेज हो, फॉरेन सेक्रेटरी इंगेज हो। देखो ये सब इन्वॉल्व होते हैं। कई चीजें सीक्रेट होती हैं, वो लाइमलाइट में नहीं होती हैं। लेकिन जो ग्राउंड में है, आपको शायद पता होगा, एक चीज जिसको बोलते हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, उसमें हम और चाइना के जो हैं, हम लगातार मिलते हैं। जो बॉर्डर के छोटे मोटे इशू हैं जी, ये चाहे अरुणाचल में है, चाहे सिक्किम में है, डोकलम में है, ये हमेशा एक नॉर्मल प्रोसीजर, ये नहीं कि पहली बार ही हो रहा है। तो उसमें आके आर्मी कमांडर मिलते हैं जो भी हैं, और जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो कहते हैं आपकी it's लाइन not ऑफ a कंट्रोल यहाँ confusion. चल रही है, हम कहते हैं वहां चल रही है। मैं तो सिंसियरली बैठ के आपसे solve कर सबमिशन लेते कर हैं। रहा हूं सर। तो आप ये चिंतित मत हो नॉर्मल कि कोई चीज सिचुएशन हम पहली बारी कर We रहे are in a हैं abnormal या सेना situation. पहली बारी बात कर रही है। हम हम सर लगातार एबनॉर्मल बात करते सिचुएशन में हैं रहते सर, हैं। हम एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं सर। तो अभी आप देखो चाइना की धुनाई हो रही है, गलवान में कितनी पिटाई हुई है इनकी, और हमने कितना आज की डेट में चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है गलवान में आगे आने की या डेमचौक में कुछ करने की। जी, ऑल राइट सर। मैं अमित पुरी जी, तो मैं आप आपसे चिंता मत समझना करिए, चाहता हूँ हम तैयारी कर रहे हैं कि जी, मैं आप मुझे बताइए कि ये बातचीत का लेवल बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मिलिट्री स्तर पे ही बातचीत क्यों चल रही है? वाई नॉट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, वाई नॉट एनएसए लेवल, वाई नॉट फॉरेन मिनिस्टर लेवल, क्यों नहीं हो रही है? आ रहा हूं। पहले तो जिन सैटेलाइटरी इमेजेस की आपने चर्चा की, वो सैटेलाइटरी इमेज बताती हैं कि 15 और 16 तारीख के अंदर चाइना की तरफ साइड पे भारतीय फोर्सेस ने कितना नुकसान किया था उनके बंकर्स का। मैंने भी वो सैटेलाइटरी पिक्चर्स देखी हैं और एक्सपर्ट से उनके ऊपर चर्चा करने के बाद आपके साथ बैठा हूं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं
वो ऑथेंटिकेटेड आर्मी के लोगों के साथ चर्चा करने के बाद आपसे कह रहा हूं, तमाम रिटायर्ड अफसर्स ऐसे हैं। ऑथेंटिकेटेड आर्मी के लोग क्या नॉन ऑथेंटिकेटेड आर्मी भी होती है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेटेड बात कह रहा हूं। शब्द का चयन पूरी नहीं, साहब मेरा सोच मेरा समझ कर शब्द का करें। सेंस सही है। What मैंने do कह you रहा हूं mean by ऑथेंटिकेटेड रूप authentic से army people? आर्मी के लोगों What के is- what साथ do you mean? चर्चा करने के What बाद do you कर mean रहा by हूं। authentic? और दूसरी क्या बात, non-authentic army दूसरी नहीं होती है बात, क्या? कोर कमांडर्स इससे पहले मिलते भूमाफिया हैं, वर्ड बोला, कोर अभी कह रहे हैं कमांडर्स authentic मिलते हैं, army। कोर कमांडर्स भाई साहब, मिलते पहले हैं। खुद clear ये कर लो एक कि क्या कहना है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल है कि कोर कमांडर्स ये कोई आपकी रैली का मंच नहीं है कि खड़े हो गए और शुरू हो गए बहनों भाइयों। फ्लैग ऑफ मीटिंग के लिए अरे मिलते हैं। ये देश की बात है मेरे दोस्त, ये देश की बात है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, इसमें जुमला नहीं चलेगा। जुमला नहीं कर रहा हूं। और सुन लीजिए, बड़ी चर्चा भी इस बात की चल रही थी कि एक बहुत अच्छे पत्रकार, मैं भी मानता हूं, लेकिन भाई साहब मुझे सर्टिफिकेट ना दो, ना उनसे चाहिए ना मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। एक बहुत अच्छे पत्रकार ने तो कह दिया कि हम अपने चैनल पे कोई विज्ञापन नहीं लेंगे, आप लोगों से मदद ले लेंगे। हाँ। लेकिन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इसी जिनपिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री नहीं बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और उनके राजकुमार बुलाए गए थे, और 2008 में एक समझौता करके कम्युनिस्ट पार्टी अरे के साथ आप छाती आए पे थे। चाइना बैठा है, उससे लड़ जी। लो। कांग्रेसियों से लड़ने के लिए नहीं, जीवन कांग्रेसियों बाकी का है। सवाल नहीं है, कांग्रेसियों से आप लड़ते रहना। आप आज ये बताओगे ठीक। देश को अभी कि उस पॉलिटिकल समझौते को नैरेटिव हम मत वैसे ही बदलो। फाड़ के फेंकेंगे। देश के जैसे साथ मत खेलो। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में देश के राहुल साथ गांधी मत खेलो ने अमित पुरी डॉक्यूमेंट जी। फाड़ के फेंका था। आप देश के है साथ हिम्मत खेल रहे कांग्रेस हो। के लोगों की उस डॉक्यूमेंट को फाड़ कर फेंकने की? ओहो। है हिम्मत कि राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन लिया उसको फाड़ करके फेंक दे? प्रवचन करने से नहीं होता, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेस कीजिए, तब प्रवचन चलता है। प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस नहीं चलती। नहीं, उसमें तो खैर बोलने में आप लोग का कोई वो नहीं है। बोलने में नहीं ये है। जो आप कह रहे हो, डोकलाम इसमें तो में आपको कौन expertise पीछे है। गया? You are 70 PhD साल के holder। इतिहास में चाइना कभी पीछे गया? हाँ। फेस ऑफ के अंदर आज भी 1 किलोमीटर इस जगह के ऊपर चाइना पीछे गया। ये नापने गए थे। हम नापने नहीं गए थे, वही सैटेलाइट इमेज है जो आप नापने बता रहे हो, गए थे। वही सैटेलाइट इमेज आप हमारे बताओ पास ना भी कहाँ है। वो खाली एक के टैब पे नापने नहीं गए थे। आती, वो सबके टैब पे आती है। ओके, इंडिया चाइना नहीं है। तो ये बताओ कि ये यहाँ बातचीत सर्च एक इंजन्स से पे बैन सवाल है। तो ले लो, इतना भड़को मत। सवाल तो भड़के लो। नहीं। एक सवाल ले लो, अच्छा, बताएं। एक अच्छा सवाल ले लो। बढ़िया। भाई बातचीत के टेबल पे आप टाइम बाई हो रहा है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक, ये पोजीशन रिजॉल्व होगी या नहीं होगी? मैं एक लाइन की बात कह सकता हूं, जो डिफेंस की तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से है वो एटमोस्ट तैयारी है। हम ये नहीं बताने की स्थिति में है और नहीं बताना चाहते कि एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर लेटेस्ट फाइटर ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सारी चीजें हिंदुस्तान ने इंक्लूडिंग नेवल फोर्स तैनात कर दी। ऑलराइट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जब भारत के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया राष्ट्र को संबोधन में कि ना तो कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई पोस्ट हमारी गई, सरकार पर विश्वास क्यों नहीं करते हो भाई? क्या प्रॉब्लम है आपकी? जहां पेट्रोलिंग नहीं एक करते थे, सेकंड में वहां पेट्रोलिंग हो रही है। आपका नाम ब्रजेश मिश्रा नहीं है ना? मेरा है। बना के दिए। एक सेकंड, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है ना? इंडियन आर्मी ने पुल बना आपके के ब्रजेश मिश्रा बन खड़ा एक कर दिया। सेकंड, पूरी साहब, जो 90 के पूरी अंदर साहब, रिजोल्व किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो आज तक नहीं बना पाई। ये डिबेट का अनुशासन तोड़ना हुआ। मैं तो अब facts सब्र के बता रहा साथ हूं, सुनो इंडियन दूसरे की आर्मी के बात। फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ तो ठीक है, आप इंडियन आर्मी नहीं हो ना, हम सब इंडियन ना ना, आर्मी। सब इंडियन आर्मी है, ओके, सब इंडियन आर्मी है। आचार्य जी गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, आज मैं किसी भी सूरत में इसको भाजपा कांग्रेस नहीं बनाना चाहता था, मगर जो अमित पुरी जी ज्ञान बांट रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन का हुआ जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात, गलवान था उस समय। एक सेकंड ना पुरी जी, डोकलाम आप था। गलत कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट पुरी जब हुआ जी था, गलत तब कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ डोकलाम ना, था। आप उनको बात रखने दो अपनी। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरी बात, मुझे आप बताइए कि ये 5 मई का पुराना स्टेटस को बहाल हो, इस पे बात चल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 मई के बाद कुछ गड़बड़ हुआ। डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। अगर कोई आया नहीं तो वापस कैसे जाएगा? ये मेरा स्टेटमेंट तो नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जी का। दूसरी बात, ये 20 जवानों के ताबूत हमने देखे, 20 जवानों के शव तिरंगे में जिससे हमने देखे। बिना नेशनल सिक्योरिटी देखे काउंसिल या की नहीं मीटिंग देखे? के 1000 ये 20 IPF के जवानों की जवानों को शहादत मरवाने कैसे की हुई? जिम्मेदारी किसकी है? फिर ये पीछे हो उस रहा है। समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फैसला लिया था। इसमें नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड, पूरी श्रीलंका में सेना पुरी भेजने जी, का फैसला आप पहले ऐसे कैबिनेट कभी नहीं कमेटी थे ऑन जैसा सिक्योरिटी व्यवहार में आज हुआ आप था। कर रहे हो।
पुरी जी, आप कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा आचरण आज आप टेलीविजन पे कर रहे हो। आप में इतना पेशेंस होना चाहिए, इतने डेमोक्रेटिक होने चाहिए कि आप सामने वाले की बात सुने। आचार्य जी, गो अहेड। विजय जी, ये स्टेटमेंट किसने दिया कि हमारे जवान निहत्थे थे? उसके बाद विदेश मंत्री ने कहा निहत्थे नहीं थे। कंट्रोडक्शन कौन कर रहा है? अधीर रंजन चौधरी से पूछिए। अधीर रंजन चौधरी का बयान कुछ है और राहुल गांधी का ट्विटर कैंडल कुछ कहता है। फिर बीच में बोले, पूछिए अधीर रंजन चौधरी से। फिर बीच में बोले। एक सेकंड रुक जाओ ना पुरी जी, ऐसा क्या हड़बड़ी है? टाइम दूंगा, आप एक्सप्लेन कर लेना। जनता तक सबका पक्ष जाना चाहिए। आचार्य जी 20 सेकंड सर प्लीज। 20 जवानों की शहादत का बदला टीम से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बताएं अमित पुरी जी। ले लिया, ले लिया। से देखो, तोड़ करके आई है हिंदुस्तान की फौज। मैं तो कहता हूं कि खून की नदियां बहा दीजिए चाइना की तरफ। हमारे एक जवान के खून लेकर के उनके 100 जवानों के खून के बराबर होगा। लेकर के डोकलाम तक कभी हिंदुस्तान की फौज ओके, ऑल राइट, जस्ट वेट, को भरोसा नहीं रहा। एक सेकंड कंप्लीट, हाँ कंप्लीट करें। विजय जी, हमने 20 जवानों के ताबूत और शव देखे हैं। एक चीनी सैनिक की मुंडी हमें दिखाते थे। चाइना ने कर्नल संजीव कुमार जी, जस्ट वेट, आप दोनों शांत हो जाएं। क्योंकि राजीव गांधी ओके ओके, ऑल राइट। इन दोनों लोग की आवाज अभी एक सेकंड आप कृपया रुक जाएं। कर्नल संजीव जी, कर्नल संजीव कुमार, जब आपके सामने तस्वीरें साफ हैं, आपको मिलिट्री कंपोजिशन दिख रही है, सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, हर बात को झुटलाने का प्रयास क्यों? विजय जी, कर्नल साहब, चीन से ये नेहरू का हमला करना कर्नल साहब गो अहेड। अभी भी पंडित नेहरू को देखिए जी, इस देश की एक ही प्रॉब्लम हमेशा रही है और इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमने फौज के कंधे के ऊपर चढ़ के पॉलिटिक्स खेली है। ओके आचार्य जी प्लीज वेट, चक्कर के अंदर आचार्य जी प्लीज वेट। कर्नल साहब गो अहेड। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि जो भी पार्टी रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसके पहले कोई भी थी, उन्होंने हमेशा फौज के कंधे के ऊपर रख के पॉलिटिक्स खेली है, जिसके कारण से उन्होंने जब सत्ता में नहीं होते हैं तो वो ढिंडोरा पीटते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो सब कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे 1971 की लड़ाई के लिए भी पूरा 1 साल की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी थी, तब जाके 1971 की लड़ाई लगी थी। उस समय अगर हम लोग भी कि जी हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो शायद जो 1971 की विक्ट्री होती वो नहीं हो सकती थी। आर्मी को टाइम चाहिए, आर्मी को सपोर्ट चाहिए, आर्मी को पूरा देश का विश्वास और सपोर्ट चाहिए कि यस आप करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सारा लड़ाई का सामो सामान प्रोवाइड करेंगे, मॉरल, फिजिकल, मेंटल और डिप्लोमेटिक, हम आपको सारी सपोर्ट मिलेगी। देखिए फौज आपके लिए क्या गुल खिला के दिखाती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आज की तारीख में भी कि जी ये हुआ, उसने ये किया, वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में बैठा था, उसने पैसा लिया। छोड़िए, आज की तारीख में ये बहुत क्लियर है कि चाइना हमारे दरवाजे पे बैठा है। ही इज द एनिमी एट द डोर। करेक्ट। वो किसी भी दिन दरवाजे को किक करके अंदर घुस जाएगा। आप अगर इसके ऊपर आज एक्शन नहीं लेते, कल आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। रुद्र प्रताप दुबे जी, इसका कोई कूटनीतिक राजनीतिक हल क्यों नहीं निकल रहा है? इसका सिर्फ सैन्य वार्ता क्यों चल रही है? बिल्कुल सही बात है ब्रजेश जी। फेडरिको वाइन की किताब है, उसमें माओ जेडोंग ने एक बार हेनरी किसिंजर को कहा था कि नेहरू का कद बहुत बढ़ रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा, और गलतियां वहीं पे हुई। निजी इंसानी रिश्तों को, निजी कूटनीति को वैदेशिक मामलों से बड़ा बना दिया गया। आज भी वही गलती हो रही है। आज चूंकि जनमत चाइना के खिलाफ तैयार है, अगर अमेरिका में चीनी दूतावास के सामने कालिक पोती जा रही है, वियतनाम में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चीन साइबर हमले कर रहा है, तो अगर भारत इसको बढ़ के आर्मी के मुद्दे से बड़ा करके इसको वैदेशिक मुद्दा बनाता है, तो मुझे लगता है विश्व का सपोर्ट मिलेगा। एक सवाल का जवाब दो, अगर भारत एक लिमिटेड वॉर में जाता है, एक काल्पनिक सवाल है जी, तो चाइना को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट कहां से मिल सकता है? चाइना के पास अभी जो दिखने वाला एक्सटर्नल सपोर्ट है वो नहीं है।
इट्स राइट टाइम टू हिट देम हार्ड। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर वैदेशिक मामलों की चोट। अगर एस जयशंकर, डॉक्टर लोब्सांग सेंगे जो प्रशासनिक प्रमुख हैं तिब्बत के साथ, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं। आप भी बेहतर जानते हैं कि ये चाइनीज मामलों के भारत के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। जी जी, बीजिंग में 4 साल भाई साहब तैनात भी रहे और हमारे विदेश मंत्री हैं। बिल्कुल। इनके रहते ये हो रहा है, मुझे ये ज्यादा थोड़ा बात चुभ रही है। बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं चुभी? नहीं बिल्कुल, वो उनका जो रहा है और जिस तरीके से वो बैकफुट पे गए हैं, वो बिल्कुल सीन से गायब हैं। वो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कौन सी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जितनी जल्दी इसको वैदेशिक मुद्दा बना दिया जाए। कर्नल संजीव कुमार ने सही कहा कि दुश्मन आपके दरवाजे पे आ गया है, कभी बिल्कुल। भी तोड़कर दरवाजा अंदर आ सकता है, तब आप खून के आंसू रोएंगे। बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। उनका ऑब्जर्वेशन बहुत सच के करीब है और मुझे लगता है कि इस सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए और इस सच्चाई के साथ इस राजनीतिक सेना को, जो PLA जिसका नाम है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का कि आज शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की परिचर्चा के लिए निकाला। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।